जैसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, हरियाणा की राजनीति में काफी उथल फेर के आसार नजर आ रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस वाले कहते थे कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है। सरकार वाले भी कहते थे कि सरकार चट्टान की तरह मजबूत है। इसी तरह इनेलो में जो मायूसी थी वो चौटाला साहब के बाहर आने से एकाएक सरगर्मियां बढ़ गई हैं और लोगों का रुझान फिर से चौटाला की तरफ बढ़ने के संकेत नजर आने लगे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर कई मेरे मित्रों के फोन भी आए, कईयों से मुझबानी बात भी हुई। तो सबसे पहले तो मेरे दोस्त जिन्होंने मुझे इसमें सराहा और उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ यानी कि मेरे राजनीतिक विश्लेषण को उन्होंने सही माना, उन सब दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। और वे दोस्तों, आप इसी तरह मेरा हौसला बनाए रखो। हाँ, मैं कोई झूठी वाहवाही की भी वो पसंद नहीं कर रहा, लेकिन जो सच्चाई है वो जरूर बता दिया करें। चाहे वो अगर मेरे अंदर कोई कमी नजर आए विश्लेषण में तो वो भी जरूर बताएं। कई दोस्त कहते हैं हमें कमेंट नहीं करने आते इसके ऊपर, वो फोन उठा के कह देते हैं, या कभी जब मैं उनके सामने रूबरू होता हूं तब वो बताते हैं कि आपका राजनीतिक विश्लेषण सही है। तो दोस्तों, जो मुझे दिख रहा है मैं वही करता हूं। हालांकि मैं इसमें किसी का न सपोर्ट करता हूं न किसी का विरोध करता हूं, लेकिन जो नजर आ रहा है हरियाणा की जो राजनीति है इस वक्त, और मुझे जो नजर आता है उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जेजेपी बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ यदा कदा टकराव होते रहे हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है, ये मैं जरूर कहूंगा। और केंद्र में एक मजबूत सरकार होने की वजह से ही हरियाणा की राजनीति टिकी हुई है, वरना फेरबदल हो जाता। लेकिन अब ऐसा संभव नजर नहीं आता। किसान आंदोलन जो इतना बड़ा है वो सिरदर्द बना हुआ है भाजपा और जेजेपी के लिए। जेजेपी बीजेपी जिस दिन भी इस आंदोलन से पार पालेंगे तब उनको सुख की नींद मिलेगी और सुख की चैन की सांस ले पाएंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं लगता। अब वो ये तो कहने लग गए कि हमारे हाथ में नहीं, केंद्र का मामला है। भाई, केंद्र में आपकी सरकार है, आप दबाव डालो, आप केंद्र की सरकार को कहो। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि ये एक घर की पार्टी नहीं, एक आदमी की पार्टी नहीं, एक परिवार की पार्टी नहीं, उन आदमियों को मैं ये साफ तौर पर बता देता हूं कि हरियाणा की नहीं, देश की राजनीति जैसे भाजपा है। आप मुझे ये बताइए, सिवाय मोदी के भाजपा में कौन अपनी बात मनवा लेगा? नंबर 2 पर अमित शाह को भी हम मानते हैं। उसके बाद कौन? आगे योगी को मानते थे हम, लेकिन कुछ दिन के घटनाक्रम के बाद मुझे नहीं लगता कि अब योगी का बहुत बड़ा दखल होगा। हाँ, भाजपा की मजबूरी है, योगी को रखना पड़ेगा, उसके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव भी लड़ना पड़ेगा, लेकिन वो बात नहीं है जो पहले वाली थी। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब कुछ सही नहीं है, और ये केवल एक पार्टी का मामला नहीं, सारी पार्टियों में ये हालात है। और जिनको वन मैन पार्टी बोलते हो ना आप, एक परिवार की पार्टी, वो छोटे स्तर पर जो राज्य स्तर की पार्टियां हैं वो बल्कि मजबूत बनेंगी अब, क्योंकि हालात ऐसे हैं। केंद्र में जिसको कहते हो आप, ये सबकी पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, और अलग अलग धर्म संप्रदाय की जो बातें करते हैं, वो जो बातें हैं वो बेमानी हैं, वो गले नहीं उतर रही अब लोगों के, बहुत हो चुका। अब तो कुछ नया उभर के आएगा, और नए में क्या होगा? जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, मुझे लगता है कहीं न कहीं उसकी शुरुआत हो चुकी है। और देश के अंदर जैसे 1989 के अंदर हालात हुए थे वीपी सिंह को, जब चौधरी देवीलाल चंद्रशेखर सरीखे बड़े नेताओं ने उनको आगे करके एक मुहिम चलाई थी, जिसमें बड़े बड़े नेता और साउथ के भी काफी कुछ क्षेत्रीय नेता उभर कर सामने आए थे।
और एक तीसरा मोर्चा तैयार कर दिया था। तो उस तीसरे मोर्चे ने वाह भाई नहीं ही बटोरी बल्कि सरकार बनाई। आज भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। एक तरफ भाजपा जो मौजूदा सरकार है ये है, एनडीए कहो यूपीए कहो, यूपीए एनडीए जब तक है जब तक तीसरा मोर्चा पूरी तरह से वजूद में नहीं आ जाता। जिस दिन तीसरा मोर्चा अच्छी तरह से वजूद में आया और लीडरशिप पर झगड़ा नहीं हुआ और किसी एक को नेता मानकर आगे लिया, जैसे ममता बनर्जी है, शरद पवार है, बहुत नेता हैं ऐसे। हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला निश्चित तौर पर तीसरे मोर्चे में होंगे, प्रकाश सिंह बादल भी तीसरे मोर्चे में होंगे, और इधर अखिलेश यादव है, जयंत चौधरी है और चंद्रशेखर आजाद है जो अनुसूचित जाति का एक बड़ा नेता उभरने जा रहा है। वो एक युवा तबका उसके साथ लगा हुआ है, वो भी कुछ हद तक अपना वजूद कायम करने में सफल होता दिखाई दे रहा है। इसी तरह लालू यादव की जो आरजेडी है बिहार के अंदर, और कुछ जो एनडीए में अपने आप को मान के चल रहे हैं, एनडीए का और यूपीए का, इनके भी कुछ घटक, क्योंकि उनको अभी विकल्प नहीं मिल रहा। जो भाजपा से नाराज होता है वो यूपीए में चला जाता है और जो कांग्रेस से नाराज होता है वो एनडीए में चला जाता है। लेकिन अगर तीसरा विकल्प उनको मिल गया तो निश्चित तौर पर वो इन दोनों से ज्यादा तीसरे विकल्प को पसंद करेंगे, क्योंकि वहां उनकी दाढ़ बिगड़ेगी और नया कुछ देखने को मिलेगा। और अब जमाना भी यही चाहता है, देश की जनता भी ये चाहने लगी है कि किसी भी तरह से देश की राजनीति कुछ ऐसे मोड़ पर पहुंच जाए जिसमें सबकी सुनाई हो। अब यहाँ बीजेपी में देख रहे हो आप, पूरी तरह से हावी हो चुका है एक सिस्टम, यानी पूंजीपतियों का बोलबाला इसके अंदर काफी दखल दे रहा है। और मोदी जी हैं कि सुनते ही नहीं है किसी की, और न किसी की हिम्मत आम कार्यकर्ता की। इसी तरह कांग्रेस का भी यही हाल है, जो अपने आप को राज्यों के बड़े नेता समझते हैं या ये कहते हैं मेरे बगैर इस स्टेट का पत्ता नहीं लेगा, उनको कांग्रेस में वहां टाइम ही नहीं मिल रहा हाईकमान से बात करने का। वो 2-2, 3-3 दिन वहां बैठ के आ जाते हैं, उनको समय ही नहीं मिल रहा। तो क्या कहें फिर, वन मैन है या क्या, कौन सा है ये? तो यही तो बात है। तीसरे मोर्चे में यही चीजें होंगी, सुनाई सबकी होगी, चाहे छोटा दल है चाहे बड़ा दल है। और अब शुरुआत हो चुकी है। किशोर प्रशांत, जो प्रशांत किशोर हैं, वो बड़े राजनीतिक और सुलझे हुए बड़े अकल की बात करते हैं और उन्होंने शुरुआत कर दी है। और जहां तक ममता बनर्जी की बात है, बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी पूरे देश में एक बड़े चेहरे के रूप में उभरी है, क्योंकि प्रचार प्रसार इतना हुआ और फिर इतनी बड़ी टक्कर लेना, दोस्तों मैं समझता हूं कोई खाला जी का बाड़ा नहीं था जो ममता ने किया। तो ममता निश्चित तौर पर पॉपुलर हुई हैं और उनका राष्ट्रीय स्तर पर कद बढ़ा है। शरद पवार भी इसी तरह भाजपा से परेशान हैं और वो चाहते हैं कि चाहे कुछ सीटें छोड़नी पड़ो लेकिन तीसरा मोर्चा वजूद में आना चाहिए। तो यही चीजें हर एक की मांग है आज, क्योंकि जो भाजपा से नाराज हैं, कांग्रेस भी उनको तवज्जो नहीं दे रही, वो तीसरे मोर्चे में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कुछ छोटे दल हैं और कुछ दल बनने लग रहे हैं। अब हरियाणा में भी एक नई पार्टी उभर रही है और मुझे शायद जहां तक थोड़ी सी नॉलेज मिली है वो है जनहित विकास कांग्रेस, जनहित विकास नाम से कोई पार्टी का गठन हुआ है और उसकी अभी जोर शोर से तैयारी चल रही है। और जो इन अक्षत्रपों से परे हैं, यानी कि जो अपना वजूद पार्टियों में चाहते हैं, वो कुछ लोग इसमें जो दलों से नाराज हैं वो इसमें शामिल होने की फिराक में हैं। और इस तरह के जो छोटे दल हैं, ये चुनाव के अंदर खासकर जब चुनाव नजदीक लगेगा और जिन पार्टियों वो मेहनत कर रहे हैं वहां से अगर उनको टिकट नहीं मिलेगा तो फिर वो ये सोचते हैं कि अच्छी तरह से एक तो बढ़िया निशान मिल जाएगा कहीं पार्टी के नाम से, और फिर पार्टी की कोई न कोई छोटी मोटी उनको मदद मिल जाएगी, कार्यकर्ता और एक संगठन बना मिल जाएगा। उस टाइम पर वो पार्टी इस तरह की भी मजबूत हो जाया करती हैं। लेकिन आने वाला समय क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हरियाणा की जहां तक मैं आपको बात बताऊं, हरियाणा में अब कांग्रेस में भी पूरी तरह से
लॉबिंग होनी शुरू हो गई है। अब जो जो ये संगठन के चुनाव जो 7 साल से अटके हुए हैं दोस्तों, सब कुछ अगर ठीक होता कांग्रेस में तो 7 साल तक जब भाजपा के राज में इतने बड़े मौके आपके पास थे, आप बुला सकते थे उनको। लेकिन अब सूद आई है, और अब सूद क्यों आई? क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला 9.5 साल जेल काटने के बाद अब फिर से ग्राउंड मार रहे हैं, और आज वो शायद बाहर आ जाएंगे। और बाहर आते ही जो ही एक इनेलो कार्यकर्ताओं में एनर्जी देखने को मिलेगी, मुझे लगता है जिला वाइज जब वो मीटिंग लेंगे तो कुछ लोग उनको दर्शन के बहाने या उनका स्वास्थ्य जानने के बहाने उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, और कुछ बहुत बड़े पुराने नेता, अच्छे चेहरे जो जल्दी ही आपके लाइट में आने शुरू हो जाएंगे, वो भी इस फिराक में है कि किसी तरह से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से थोड़े बहुत जो मनभेद या मनमुटाव थे उनको कोई तीसरा आदमी मेरे जैसा अगर दूर करवा दे तो वो भी शायद मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये ऐसे हालात नजर आ रहे हैं क्योंकि भाजपा की जब से सरकार बनी है कार्यकर्ताओं को कोई पूछ नहीं रहा, सिवाय आरएसएस के या कुछ विशेष वर्ग के सिवाय किसी की नहीं चलती। यहाँ बेशक कुछ आदमी चुप बैठे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई चौधर पार्टी में है, कुछ नहीं। और कुछ तो ऐसे हैं जो चाहे विधायक और मंत्री तक बन गए हों, लेकिन वो रास नहीं आ रही उनको पार्टी, वो समझ नहीं पा रहे कि ये भाजपा है क्या चीज़, आरएसएस क्या इतना दखल क्यों है, जबकि वो खुद विधायक बने हुए हैं लेकिन उनकी चलती नहीं है। तो ऐसे बहुत से नेता हैं यदा कदा जो उभरते हैं, और यही हाल बीजेपी का भी है। बीजेपी में भी कई गुट बने हुए हैं, लेकिन मैंने कहा केंद्र में मजबूत है, इसलिए यहाँ बोलने की हिम्मत नहीं है किसी की, फिर लंबा अरसा है भी सरकार के लिए। और यही हाल जेजेपी का है। जेजेपी का बहुत बड़ा एक हिस्सा चाहता है कि किसानों की बात मान ली जाए ताकि हम गामा में जान जोगे हो जावा, लेकिन दोस्तों लग नहीं रहा कि सरकार इतनी जल्दी इनका पीछा छोड़ देगी। एक मैं आपको बात बताना चाहता हूं, और मेरे दिमाग में जहन में कई दिनों से ये बात घूम रही है दोस्तों। एक बार एक नहर के ऊपर कुछ किसान थे, और उन्होंने एक रीछ तैरता हुआ नहर में आ गया, और उसने जाके भाई बड़ा बढ़िया कंबल एक आ रहा है नहर में तैरता हुआ, और इस कंबल को उतारे। फ्लो बहुत ज्यादा था, नहर का पानी भी ज्यादा था उसके अंदर। उसने छलांग लगा दी, और वहां कंबल मान के उसने उसको पकड़ा, तो वो रीछ था दोस्तों, और उस रीछ ने फिर उस पर झपट्टा मारा और उसको पकड़ के खींच लिया। और फिर वो जब गुत्थम गुत्था हुए तो जो बाहर उसके मित्र किसान थे उन्होंने कहा कि भाई डूब जाएगा, छोड़ दे इसको कंबल को। तो फिर क्या उन्होंने, जब वो ऊपर आता कभी नीचे जाता तो उन्होंने कहा अरे छोड़ दे डूब जाएगा। तो फिर उसने कहा कि मैं तो छोड़ दूं, ये मुझे नहीं छोड़ रहा। तो दोस्तों ये हालात आज राजनीति के हैं। जेजेपी के साथ भी वही हालात बने हुए हैं। जेजेपी छोड़ दे बीजेपी को, लेकिन बीजेपी नहीं छोड़ेगी अब इनको। ये फंस गए बेचारे, क्या करें। जब तो सत्ता का लालच को या भाई कोई विकल्प भी नहीं था उस टाइम, तो मैंने भी इनका समर्थन किया था कि अच्छा ही किया है, क्योंकि सत्ताएं राजनीति में सत्ता के लिए ही चुनाव लड़े जाते हैं, और सत्ता में भागीदारी मिलती है और अपने आदमियों का कुछ भला करना होता है या कुछ अपनी नीतियां लागू करवानी होती हैं पब्लिक के जनहित के लिए, तो जरूरी है कि सत्ता का हिस्सा बना जाए। लेकिन ये नहीं पता था कि भाई सत्ता में आने के बाद वो उन्हीं जैसे हो जाएंगे, क्योंकि लोगों की नजरों में तो हो ही गए। न किसी को ये पता था इतना बड़ा एक किसान आंदोलन होगा, और ये तो किसानों की पार्टी थी। चौधरी देवीलाल के नाम से अगर कोई राजनीति होती है तो वो किसान के नाम से ही होगी, बाकी तो विंग है छोटे मोटे। ये जो पार्टी का असली जो आधार है वो किसान लॉबी हर ग्रामीण क्षेत्र है। शहरों में तो कभी वोट पहले भी नहीं मिले। चौधरी देवीलाल ने वोट कम मिला करते शहर में, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला एक सुलझे हुए नीतिवान आदमी थे, असली राजनीतिक थे। उन्होंने क्या किया, शहरी वोटों को कैप्चर करने के लिए शहरों में मोटे मोटे चेहरे पकड़े और उनको टिकट दी, तो उनको विधायक बनाया ताकि शहर का वोट हमें मिले। गांव वाले तो पार्टी के हिसाब से लाग जाते, वो सीट काट गए। अब इस तरह से बहुत से ऐसे लोगों को चौधरी
ओम प्रकाश चौटाला ने तैयार किया, जो शहरी वोट थोड़ा बहुत ले सके और फिर बाकी पार्टी का वजूद हो गया। और फिर लोग भी सहने हो रहे, उन बेरा पड़ जाए सरकार गई या आएगी तो आने वाली सरकार की तरफ रुझान हो जाता है और 2-4% वोटों का ट्रांसफर होते ही फिर सत्ता पलट जाती है। यही हालात आने वाला समय बता रहा है। अब हुड्डा के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर वो जिलाध्यक्ष ही अपने नहीं बनवा पाए, संगठन में अपने आदमियों को इस जगह नहीं दिलवा पाए, तो कार्यकर्ताओं में एक संदेश जाएगा कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और अगर ये बात दिमाग में बैठेगी तो फिर कांग्रेस कमजोर हो जाएगी। आज कांग्रेस में कई ग्रुप हैं। एक हरियाणा विकास पार्टी का ग्रुप था जो किरण चौधरी के नेतृत्व में आज भी सक्रिय है, उसकी अलग पहचान है। हालांकि वापिस वो कांग्रेस में चला गया, लेकिन वो पहचान के है, चेहरे उनकी वो आज भी लामबंद है और किरण चौधरी का एक गुट है। वो जनहित कांग्रेस बनाई थी, वापिस फिर कांग्रेस में विलय हो गया। उस पर भजनलाल समर्थकों की छाप है। वो कुलदीप बिश्नोई के इर्द गिर्द हैं सारे। तो ये एक पहचान है। इसी तरह भूपेंद्र हुड्डा का जो ग्रुप है वो वैसे तो पूरे प्रदेश में है, लेकिन खासकर रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पुराना रोहतक और पानीपत वगैरह इधर यानी कि जाट क्षेत्रों में ज़्यादा इसका जोर है। यहाँ से ही ज़्यादा इसके विधायक हैं, तो यहाँ इसका पूरा दबदबा है। लेकिन कांग्रेस में जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, किसी एक को बागडोर नहीं सौंपते। इसलिए कहते हैं ना कि एक परिवार की पार्टी नहीं, पार्टी तो परिवार की है लेकिन बड़े लेवल पर है। वो पार्टी तो सीधी सी बात है भाई, सोनिया गांधी के इर्द गिर्द घूम रहा है सिस्टम। और कैसे होगा परिवार जब उनको जगह तक नहीं मिल रही? जो एक राज्य के मुख्यमंत्री के दावेदार और उनको वहां समय तक नहीं मिल रहा, तो वन मैन पार्टी और क्या होती है? यही तो है। कौन कहता है कि ये पार्टी वन मैन नहीं है? वो बड़े लेवल की है, ये छोटे लेवल की है। लेकिन छोटे लेवल की पार्टी को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अब चौटाला साहब आएंगे बाहर, आज आ जाएंगे, पार्टी में दोबारा जान आएगी, तो सबको ये पता है कि चौटाला साहब कहेंगे वो बात फाइनल होगी। लेकिन कांग्रेस में तो आप कह ही नहीं सकते ये बात फाइनल हो जाए। हुड्डा साहब कह देंगे, कुलदीप कह देगा, वो बात फाइनल हो जाएगी। शैलजा जी चाहेंगे, वो बात फाइनल हो जाएगी। अजय यादव है उधर, उसका अलग ग्रुप है। वो अहिरवाड़ के अंदर वो कुछ चेहरे हैं, रावधान सिंह जैसे अच्छे हैं, हालांकि वो हुड्डा समर्थक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी मान लो वहाँ की राजनीति, अजय यादव है कैप्टन, उसकी कम बनती है हुड्डा साहब से। तो इस तरह चेहरे अलग अलग हैं और ये कांग्रेस ने हमेशा ही रखा है ताकि कोई दूसरी पार्टियों में ना जाए। लेकिन अब हालात बदल गए, हर कोई भी कार्यकर्ता जाता है तो थोड़ा बहुत वो चाहता है कि भाई मेरा वजूद हो पार्टियों के अंदर। तो दोस्तों, अब बहुत लंबी चर्चा हो चुकी है। अब मैं यही बताता था आपको, अब जिस तरह ये जो श्रेष्ठ नेतृत्व है, अगर इसकी आवाज़ ज़्यादा बन जाए तो फिर आम वर्कर की पूछ नहीं रहती, यहाँ के एमएलए मंत्री भी जीरो हो जाते हैं। और मुझे एक बात याद है, अगर दिए पर कागज की फुलझड़ी हो और दीपक की लोग ज़्यादा तेज हो जाए तो उस फुलझड़ी का कागज के पत्तों से बनी होती है फुलझड़ी, उस फुलझड़ी के जलने का खतरा बढ़ जाता है दोस्तों। तो इसलिए उसमें एक काम करनी पड़ेगी, या तो उस दीपक की लो कमजोर करो या फिर उस फुलझड़ी को हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। यही चीज होती है। अब यही राजनीति में उठापटक है। अब देखो आप पंजाब की राजनीति, वहां कांग्रेस है, कांग्रेस में सिद्धू की और कैप्टन साहब की नहीं बन रही। यहाँ हुड्डा, शैलजा, कहीं कुलदीप बिश्नोई और कहीं पे भाई किरण चौधरी का भी अलग वजूद है। तो ये जो ग्रुप बने हुए हैं ये निश्चित तौर पर पार्टियों को जोड़ने के लिए ये रखा था, वह कोई कहीं ना जाए। लेकिन अब सबको पता लग गया कि भाई यहाँ किसके साथ लगे, असमंजस में लोग हैं, तो वो छोड़ते देर नहीं लगाएंगे। लेकिन अब देखना है, अब थर्ड फ्रंट हरियाणा में भी मजबूत होगा। अगर कोई ये समझता है कि भाजपा जाएगी तो कांग्रेस आ जाएगी, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि यहाँ कांग्रेस ही आएगी। और मैंने पहले कहा था, कांग्रेस में अगर यहाँ भारी दम है तो सिर्फ हुड्डा साहब में है, क्योंकि इसके साथ एक मजबूत कम्युनिटी थी, इसको मौका था और किसानों का समर्थन भी ज्यादा इसके साथ था। लेकिन आजकल के जो हालात हैं, अब अगर इसके जिलाध्यक्ष ही नहीं बने, राज्य कार्यकारिणी में अगर इसके आदमी पिछड़ गए, इसके कार्यकर्ताओं को कहीं जगह ही नहीं मिली, तो फिर लोग समझ जाएंगे कि भाई
कोई जरूरी नहीं है कि ये सीएम बन जाएगा। इसलिए उस आदमी के साथ लगो जो निश्चित तौर पर सीएम बनेगा, और वो फिर एक ही बचता है, सिर्फ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। हालांकि कई आदमियों को यह गले नहीं उतरता, क्योंकि गर्दिश के दिन थे, इन्हें लगभग समाप्त हो चुकी थी। अभय सिंह चौटाला ने जरूर काफी मेहनत की है इस पार्टी को उठाने के लिए, और खुद वो जीत भी गए थे और फिर त्याग भी कर दिया। तो दोस्तों, कभी कभी पार्टी गर्त में जाकर भी उभरती है। जब सांस टूटना होता है तो अगर सांस लेने के लिए आदमी ऊपर उठता है, अगर नीचे ही चला गया तो डूब गया, लेकिन डूब नहीं गया, सांस लेने के लिए ऊपर आया है। और अब ये तीसरा मोर्चा तैयार होगा, मैं आज आपको बताता हूं। और तीसरे मोर्चे की तरफ ऐसा रुख होगा, अगर कांग्रेस का यही रवैया रहा, अगर भाजपा का दमनकारी नीति यही रही और किसान आंदोलन का अगर हल नहीं निकला, तो निश्चित तौर पर यहां तीसरा मोर्चा उभरेगा और हरियाणा की राजनीति में भारी उथल फेर के आसार बने हुए हैं। इसी तरह और राज्यों में भी यही चीज है। तो दोस्तों, आज मैंने बताना तो बहुत कुछ था, लेकिन काफी लंबी बातें अपने बीच में हो चुकी हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि कुछ बड़े चेहरे इन हलों में शामिल हो सकते हैं। वो इंतजार में हैं कि हुड्डा साहब को अगर सीएम प्रोजेक्ट कर दिया जाता है आगामी चुनाव के अंदर, या उसके आदमियों को संगठन में पूरी चौधर दे दी जाती है, या दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस की कमान सौंप दी जाती है संगठन के चुनाव में, फिर तो वो हो सकता है कांग्रेस की तरफ रुख कर जाएं। नहीं तो फिर चौटाला साहब ही एक मात्र विकल्प उनका बचते हैं। और अब मुझे लगता है कि चौटाला साहब का जो तजर्बा है वो उसमें 10 साल का इजाफा और ऐसे हालात में हुआ है कि एक एक कार्यकर्ता का जिस तरह उनका जिक्र है, एक एक, क्योंकि मैं तो बहुत नजदीक से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जानता हूं, अपने कार्यकर्ता को वो कभी मायूस नहीं होने देते, और इसी वजह से उन्होंने सजा काटनी पड़ी है। चाहे वो गलत भी था, लेकिन किया अपनों के लिए था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी सजा भुगत चुके हैं। अब देखना उन लोगों ने है जिनके लिए उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे अपने जिंदगी के 9.5 साल बड़े कीमत वाले गुजारे हैं। तो दोस्तों, अब मुझे लगता है कि हरियाणा की राजनीति एक बार पूरी तरह से घूमेगी, और उसकी धुरी होंगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और फिर ये सरकार का तो अब लग रहा है मुझे काम जरूर चल रहा है, लेकिन लोग मान नहीं रहे कि कोई सरकार चल रही है। इसी तरह परेशान हैं लोग भी। अब मजदूर हैं, यूनियनें सारी भंग पड़ी हैं। सरकार नहीं चाहती कि मजदूर ऑर्गेनाइज हो, असंगठित ही रखना चाहते हैं। मध्यम वर्ग काफी परेशान है। रोजाना तेल के, गैस के, पेट्रोल के रोजाना दाम बढ़ रहे, खाद्य पदार्थों के महंगाई की मार में बुरा हाल हो रहा है। तो दोस्तों, सरकार से तो लोग नाराज हैं। तीसरा मोर्चा कब तक उभरता है, ये उन्होंने बहुत कुछ इसमें भी गेन किया है, क्योंकि विकल्प नहीं है लोगों के पास। जिस दिन विकल्प आ जाएगा उस दिन पता लगेगा कि कांग्रेस के पल्ले क्या चीज बची हुई है। पार्टी बड़ी है मान लिया, लेकिन किया क्या? कुछ नहीं किया। अब थोड़ा बहुत संघर्ष किया है तो सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा ही कर रहा है, बाकी किसका क्या रोल है भाई। हाँ, इतना जरूर है, कांग्रेस में थोड़ी हुड्डा साहब को जो मामला था उसमें थोड़ी राहत मिली है, उसकी जमानत का समय मिल गया, और आगे देखना है उसमें क्या होगा, टाइम तो निकलेगा। और एक खास बात देखने वाली ये होगी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को चुनाव लड़ने का अवसर मिलता है कि नहीं मिलता। अगर चुनाव आयोग ने उनको अवसर दे दिया, हो सकता है इलाहाबाद से वो रिकॉर्ड तोड़ने के चक्कर में पार्टी उनको ही उम्मीदवार बना दे, लेकिन ये तो आगे की बात है। वो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। अगर ना भी वो लड़ पाते हैं तो अब चौटाला या जिसको भी वो चाहेंगे वही बनेगा वहां से। इसमें कोई मुझे शक शुबा नजर नहीं आता। हालांकि सरकार पूरा जोर लगाएगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जिन लोगों के लिए अभय सिंह चौटाला ने अपने पद को त्याग दिया था वो दोबारा से उसको नहीं दे पाएंगे, ऐसा नहीं लगता। वो भारी बहुमत से वहां से चुनाव जीतेंगे। और इसी तरह कांग्रेस ने अभी तक ये सवाल नहीं उठाया कि 6 महीने के अंदर अंदर जो चुनाव होना चाहिए वो तो हंगामा खड़ा हो जाना चाहिए था। जब हर प्रकार के चुनाव हैं, सारी प्रक्रियाएं शुरू हो रही हैं, पंचायती राज के चुनाव चल रहे हैं, तो फिर इलाहाबाद के चुनाव में क्या दिक्कत है, करवा लेना चाहिए सरकार को।
तो दोस्तों आज इतना ही। आगे मैं कुछ और बारीकी से आपको खास बातें राजनीति की बताऊंगा। अगर आपने आपका संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर ये बातें आप अच्छी लगती हैं तो कुछ कमेंट में मुझे बता दिया करो। कोई कमी लगती है तो वो भी लिख के इसमें कमेंट में डाल सकते हो आप। और दोस्तों शेयर कर दिया करो ताकि आपका ये चैनल, आपका संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आज इतना ही। अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।